नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 6 में हिंदी उपन्यास के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा यह 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। यह द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका बचपन का नाम बैद्यनाथ द्विवेदी था। जन्म 1907 ईस्वी बलिया जिले के आरथ छपड़ा के उज्ज्वलिया नामक गांव में हुआ था। निधन 1973 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे और माता ज्योतिषमती थीं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ। नवीन प्रकाशन इसका 1 सितंबर 2016 ईस्वी को हुआ। 6वीं-7वीं शताब्दी में बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र और कादंबनी काव्यों की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य उपन्यास: पहला चारु चंद्रलेख 1963 ईस्वी, दूसरा पुनर्नवा 1973 ईस्वी और तीसरा अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी। बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र: बाण भट्ट यह प्रधान पात्र और उपन्यास का नायक है। मगध प्रदेश के प्रख्यात वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुआ था। बाण भट्ट का मूल नाम दक्ष था। बाण भट्ट के पिता का नाम चित्रभानु भट्ट था। वे एक उद्भट पंडित थे। 14 वर्ष की आयु में वे पितृ स्नेह से वंचित हो गए थे। बचपन में ही माता पिता का देहावसान हो जाने के कारण बाण भट्ट इधर उधर घूमते रहते थे। इसीलिए जनपदवासी उन्हें बंड यानी पूंछ कटा हुआ बैल कहते थे। कालांतर में इसी बंड शब्द को संस्कृत में कर उसने स्वयं को बाण भट्ट के नाम से अभिहित किया। दूसरा भट्टिनी यह प्रमुख नारी पात्र है। यह देवपुत्र तुवर मिलिंद की रूपवती कन्या है जिसका अपहरण हो जाता है। यह बाण भट्ट से प्रेम करती है। तीसरा निपुणिका न्यूनिया इसका दूसरा नाम है। यह भट्टिनी की सेविका और एक अस्पृश्य जाति की कन्या है। इसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ होता है। इस विवाह के 1 साल बाद वह विधवा हो जाती है। यह एक कुशल अभिनेत्री भी है जो बाण भट्ट से प्रेम करती है। महामाया महारानी राजश्री की सौत है। लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है। अन्य पात्र: चरुस्मिता, आचार्यपाद, विग्रह वर्मा, मदन श्री, सुचरिता, अघोर भैरव, राजश्री, कुमार कृष्णवर्धन आदि। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के विशेष तथ्य: बाण भट्ट ने इस उपन्यास में कई स्थानों पर यह कहा है कि नारी शरीर देव मंदिर है। बाण भट्ट के अनुसार स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कुलसित नहीं होती और चरित्रहीन के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। द्विवेदी जी ने उपन्यास में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। जैसे उपन्यास के आरंभ में उन्होंने लिखा है कि अथ बाण भट्ट की कथा आत्मकथा लिखयेत। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। बाण भट्ट की आत्मकथा में 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। उस समय उत्तर भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था। कोई भी बड़ी शक्ति उसका विरोध करने में सक्षम नहीं थी। उस समय स्थानीश्वर का शासक हर्षवर्धन था और बाण भट्ट उनका दरबारी कवि। रमेश कुंतल ने भौगोलिक यात्राओं के आधार पर उनके उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है: प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पंचम चरण।
प्रथम चरण। स्थानीश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। इस भेंट में निपुणिका बताती है कि छोटे राजकुल में भटनी बंदनी है, वह किसी तरह उसे वहाँ से निकाल ले आए। तब बाणभट्ट स्त्री के वेश में जाकर राजकुल से भटनी को ले आता है। द्वितीय चरण। कई लोगों के से सलाह लेकर बाणभट्ट निपुणिका और भटनी को गंगा में नौका द्वारा मगध की ओर प्रस्थान करता है। चुनार के किले के पास नौका पर कुछ डाकुओं द्वारा आक्रमण होता है। तब भटनी और निपुणिका गंगा में कूद जाती हैं। बाणभट्ट दोनों को बचा लेता है। निपुणिका बाणभट्ट को अपना गुरु मानती है। बाद में तीनों लोरिक देव नामक अमीर सामंत के यहाँ पहुँच जाते हैं। तृतीय चरण। बाणभट्ट दोनों को सामंत के यहाँ छोड़कर हर्ष के दरबार में आ जाता है और अपनी प्रतिभा कौशल से हर्ष के दरबार में राजकवि बन जाता है। बाद में बाणभट्ट भटनी को स्थानीश्वर आमंत्रित करता है। चौथा चरण। भटनी कोई मामूली महिला नहीं है, बल्कि यह आर्यावर्त की रक्षिता शक्ति है। इसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं दिखता है। पांचवा चरण। बाणभट्ट भटनी और निपुणिका पुनः स्थानीश्वर आ जाते हैं। हर्ष के दरबार में एक बार पुनः रत्नावली नाटक का मंचन होता है। इस नाटक के समापन होने पर ही निपुणिका का प्राणांत हो जाता है। अतः बाणभट्ट अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुअर मिलिंद की पुत्री भटनी को उसके घर छोड़ने चला जाता है। बाणभट्ट ने उपन्यास में कई स्थानों पर यह कहा है, नारी शरीर देव मंदिर की तरह पवित्र है। कथानक। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं सदी के लोग कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखकर भाग्यवाद पर विश्वास करने लगे थे। धर्म का रूप विकृत हो रहा था और भ्रष्टाचार पाखंड बढ़ रहा था। धर्म के साये में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भोगवादी था। लुटेरों द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतःपुर में बेच दिया जाता था। नारी के प्रति सम्मान भाव समाप्त हो चुका था। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। विवेक और बुद्धि का प्रयोग लेखक ने सही गलत का निर्णय करने के लिए किया है। उन्होंने विवेक को लोकशास्त्र तथा गुरु से भी ऊंचा स्थान दिया है। वे व्यक्ति में विवेक, करुणा एवं साहस जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करने का ज्ञान देते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास काल में सभी कला के रूप अपने शिखर पर थे। समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्ति कला को लोग मनोविनोद तथा उपयोगितावादी दोनों नज़र से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। राज दरबार में से संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। कलाकार और कवियों को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। इसमें बाणभट्ट का नारी के प्रति दृष्टिकोण प्रशंसनीय दिखाया गया है। भटनी एक प्रभावशाली चरित्र है। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे दाग को दूर करने और नारी के सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की और यही इसका मूल केंद्र है। उपन्यास के माध्यम से लेखक नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी शक्ति की गरिमा को समझाने और केवल वासना पूर्ति के साधन न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव मन में रखना चाहिए। राष्ट्र जब संकटग्रस्त हो तो परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन। बाणभट्ट, मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभावोत्पादनी शक्ति मानता हूँ। नारी सौंदर्य पूज्य है, वह देव प्रतिमा है। भटनी, भट्ट, मैं तुम्हारी काव्य संपद पाकर शक्ति पा जाऊंगी, तुम मेरी विनती स्वीकार करो। निपुणिका, मैं अपने को हाड़ मास
की गठरी से अधिक समझने लगी। तुमने मुझे मुक्ति दी है भट्ट। वृद्ध महिला, तुम ब्राह्मण हो आर्य, पृथ्वी के देवता हो आर्य, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। कुमार कृष्णवर्धन, जो लोक के लिए वरेण्य है, हितकारी है, वह करना चाहिए। लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वह जिससे सदता है वही सत्य है। महामाया, यह जो कुछ हो रहा है त्रिपुर भैरवी की ही लीला है। शूलपाणी के मुंड माल की रचना में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। भट्टिनी बाणभट्ट से कहती है, तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त में द्वितीय कालिदास हो। बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में विद्वानों के मत। डॉक्टर देवराज सिंह के शब्दों में, हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास व कथा लिख सकता था, ऐसी कल्पना करना कठिन है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के शब्दों में, ऐतिहासिक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ यह अकेला ही उपन्यास है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में, बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में, यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध चित्रण, वर्णन शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक। धन्यवाद, आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करती हैं। अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आएंगे।